नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण पर आधारित शाब्दिक प्रश्नों का अभ्यास। तो जब हम शाब्दिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो वहां पर हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला ये कि जो शाब्दिक समस्या है उसको गणितीय समस्या में बदलना, और फिर दूसरा हिस्सा है गणितीय समस्या को सॉल्व करना। साथ ही हमें जो शाब्दिक समस्याएं हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, उनको अच्छी तरह से हमें पढ़ना चाहिए और उनमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। अब यहां पर करते क्या है कि जो संख्याएं हमें ज्ञात करनी होती हैं अर्थात नहीं पता होती हैं, उन्हें हम किसके रूप में मानते हैं? चर राशि x के रूप में मानते हैं। अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। ये पूरी समस्याएं द्विघात समीकरण पर आधारित हैं। यहाँ पर इसमें से सबसे पहले हम पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। एक बार और पढ़ना ठीक से। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। यदि हम आपसे कहें कि दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या बताइए। दो संख्याओं का योग कितना है? 15, और उन दो संख्याओं में से एक संख्या हमें पता है 7 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 15 में 7 आप घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 8, अर्थात दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? 8। तो दो संख्याओं का यदि योग दिया है, उनमें से पहली संख्या यदि पता है या हमने मान लिया है, तो दूसरी संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे? योग में से उस संख्या को हम घटा देंगे। तो आइए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। ये हमारा हल है पहले प्रश्न का। दो संख्याओं का योग 27 है, तो मान लेते हैं पहली संख्या। माना पहली संख्या क्या है? x है। तब दूसरी संख्या क्या होगी? तब प्रश्न के अनुसार दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या को हमने x मान लिया, दोनों संख्याओं का योग कितना है? 27 है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगी। तो चलिए हमारी संख्याएं क्लियर हो गई। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या आ गई 27 माइनस x। अब इन संख्याओं के बीच में संबंध क्या है जरा देखिए। योग तो 27 है, लेकिन गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणा करें, कितना आना चाहिए? 182। तो यहां पर हम कहते हैं प्रश्नानुसार क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल 182। तो पहली संख्या क्या है? x, दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस x। क्या हो जाएगा? x गुणे 27 माइनस x बराबर कितना दिया हुआ है? 182। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, दोनों का गुणनफल बराबर 182। गुणा कर दें x का 27 में तो 27x, x का x में x स्क्वायर, ये हो जाएगा 182। अब इसको आप पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है 27x, इसको इधर रखिए, माइनस 182 बराबर 0। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर के पद को हम धनात्मक रखते हैं, तो यहां पर आप चिन्ह बदल दीजिए, या ऐसा कहिए कि -1 से दोनों ओर गुणा करने पर। तो यहां पर ज्यादा भाषा की आवश्यकता नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ये हमारा समीकरण मिल गया है। पहला काम तो कर लिए, आगे इसको हल करना है। अब हल करने के लिए हमारे पास कई विधियां हैं, जैसे गुणनखंड विधि है, सूत्र विधि है, लेकिन इसमें गुणनखंड विधि सबसे सरल विधि होती है और छोटी विधि होती है। सूत्र विधि भी सरल होती है लेकिन उसमें ज्यादा समय लगता है, तो हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अब आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर
गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे तो 182, ये रफ कार कर लीजिए 182, तो 182 का 2 से आप भाग दे दीजिए, 2 नमा 1 कम। इसमें गुणनखंड कर रहा हूं मैं कि 182 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ जाएगा 13 सतंग 7 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा और 13 एकम 13। इसका मतलब है कि अब 182 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर इसका और अंतिम संख्या का गुणा करते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, बीच का जो पद होता है उसको 2 पदों में हम विभक्त करते हैं। विभक्त कैसे करते हैं, इसके लिए तरीका है कि x स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। तो मैंने गुणा कर दिया 1 और 182 का, तो कितना आ गया 182। अब 182 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 1 गुणे 182 ये आप लिख सकते हैं। यहां देख लीजिए 2 गुणे और 13 सते 91, ये तरीका हो सकता है। और क्या हो सकता है, 7 गुना 14, 14 गुणे 13 हो सकता है। और एक तरीका और है 13 गुना 26, 13 गुना 26 गुणे 7। एक संभावित 2 के गुणनखंड के रूप में हमने 182 को लिख लिया। इतने तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहां जरा देखिए, ये तो हमारा गुणा हुआ काहे का, ए और सी का। बी का चिन्ह क्या है, यहां जरा देखिए, बी बराबर -27, बी बराबर -27 है। यहां पर हमें -27, जब -27 है हमें करना क्या है, इसमें से ऐसे गुणांक को, क्योंकि यहां पर देखिए यहां प्लस है ना, हमें ऐसे 2 गुणनखंडों को चुनना है जिसका योग कितना है, -27 है। तो इसे देख रहे हैं आप, 13 और 14 को जोड़ें कितना आएगा, -27। अब यहां पर हम माइनस चिन्ह चाहे तो लगा दें, यहां पर आएगा -14 और यहां पर आ जाएगा -13, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। और दोनों को जोड़ेंगे तो -13 और -14 बराबर कितना हो जाएगा, -27। तो -27 को हम लिख दें -13x और सॉरी -13 और -14। अब -27x में गुणा कर दीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर नीचे हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं -27 बराबर आ गया -13 -14, हो जाएगा -27x बराबर हो जाएगा -13x -14x, अर्थात इसके स्थान पर हम a लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो 2 भागों में विभाजित हो गया है, x² -13x -14x और प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ हम 2 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 का जोड़ा बना लेते हैं, इसमें हम कॉमन लेते हैं। कॉमन यहाँ से आएगा x, क्या बचेगा x -13, यहाँ से कॉमन किया जाएगा -14 आएगा और यही गुणनखंड यहाँ भी आना चाहिए। तो 14 का हम 182 में भाग देंगे, अभी गुणनखंड के रूप में लिखा था, कितना आ जाएगा 13, यहाँ जाएगा -13। अब माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने कॉमन क्या लिया है, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या लेने पर अंदर के जो पद होते हैं उनका चिन्ह बदल जाता है। ये बराबर हो गया क्या, 0। अब यहाँ पर हम x -13 फिर से गुणाखंड कर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आएगा x और यहाँ से आएगा -14 बराबर 0। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला स्टेप होगा, इसको बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए। x -13 बराबर 0 या x -14 बराबर 0। पक्षांतर कर दें, x बराबर 13 या x बराबर आ जाएगा 14। तो x के 2 मान मिले हमें, एक 13 मिल रहा है, एक 14 मिल रहा है। कौन सा मान सही होगा, 13 होगा कि 14 होगा, कि दोनों सही होंगे? जरा देखिए, यदि x बराबर कितना हम ले लें 13, तो 27 - x क्या होगा, 27 - x का मान आएगा 27 ऋण 13 बराबर कितना हो जाएगा 14। यदि x बराबर हम ले लें 14 यानी दूसरा मान, तो फिर 27 - x यानी दूसरी संख्या क्या जाएगा, 27 - 14 बराबर आ जाएगा 13। तो दोनों परिस्थितियों में देखिए 13 और 14 आ रहा है, अतः संख्याएं क्या हुई,
अतः अभीष्ट, या ऐसा लिखिए, अतः दो संख्याएं कौन कौन होंगी, 13 और 14 होंगी। इस तरह से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है। अब आइए हम दूसरी प्रॉब्लम पर बात करते हैं। दूसरी समस्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग 365 हो, लेकिन कैसे हो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसमें शब्द लगा हुआ है क्या, क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली दो संख्याएं, जैसे 2 और 3 क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, यानी क्रमागत है। 3 4 क्रमागत है, 4 5 क्रमागत है, 6 7 क्रमागत है। यहाँ 3 7 क्रमागत नहीं है, क्योंकि 3 और 7 के बीच में 3 और भी संख्याएं हैं। तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार क्रम से। अब यहाँ पर जरा देखिए, किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच, क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के बीच में कितने का अंतर है, 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का। 4 और 5 में कितने का अंतर है, 1 का। 5 और 6 में कितने का अंतर है, 1 का। अर्थात पहली संख्या जो है उससे 1 अधिक है अगली वाली संख्या। यदि पहला पूर्णांक मान लिया जाए क्या, धनात्मक पूर्णांक x, तो अगला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, अगला होगा x प्लस 1। तो यहाँ पर हम किस रूप में मानेंगे, दो क्रमागत पूर्णांक मानेंगे, x और x प्लस 1 मानेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इस सेकंड हुआ तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x प्लस 1 है। तो हमने मान लिया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। शर्त क्या दी गई है, शर्त यह दी गई है कि जो क्रमागत पूर्णांक है उनके वर्गों का योग, यानी घात 2 करें और फिर जोड़ें, तो कितना है 365। तो यहां हम कहेंगे प्रश्नानुसार, यानी जैसा हमारा प्रश्न कह रहा है उस प्रश्न के हिसाब से हम शर्त को लगा देंगे। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस योग कह रहा है, दूसरी संख्या का वर्ग यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब इसको हम ओपन कर ले ब्रैकेट, तो x स्क्वायर, x प्लस 1 में x प्लस 1 का गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर इसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा। दो बार गुना करेंगे, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ 2x है, यहाँ प्लस 1 है, इसको इधर लाइए बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर और सरल कर ले, यदि आप यहाँ 365 ऋण है और ये क्या है धन है, एक को निकाल दीजिए, 364 बराबर 0। इस समीकरण में जो कॉमन फैक्टर होता है, जो संख्या हर जगह सम्मिलित है, उसको हम निकाल दे तो समीकरण हमारा छोटा हो जाएगा, संख्याएं छोटी हो जाएंगी। तो कितने का भाग दे रहे हैं, देखिए 2 से भाग यहाँ दीजिए तो क्या आएगा x स्क्वायर, यहाँ 2 से भाग दीजिए तो क्या बचेगा x, और 2 का भाग इसमें दे दीजिए तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर 0। जो किया है आपने उसको यहाँ लिख दीजिए, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर हमने लिख दिया, दोनों ओर 2 से भाग देने पर। अब यहां पर फिर से हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। फिर से इत्तेफाक है कि 182 आ गया, 182 का हम गुणनखंड करें। यहाँ पहले क्या करेंगे, बीच के पद को 2 भागों में तोड़ना है गुणनखंड विधि में।
यानी 4 पद बनाना है। और 4 पद बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ x स्क्वायर का जो गुणांक होता है और अचर पद होता है, दोनों का गुणा करके एक संख्या प्राप्त करते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ -182 से गुणा कर लें, कितना आ गया -182। अब 182 को, अब यहाँ b का चिन्ह देख लीजिए, b का चिन्ह हम रख देते हैं। यहाँ b कितना आ रहा है, x का गुणांक, यहाँ +1। यहाँ पर कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो अभी मैंने लिखा था 1 गुणे 182, फिर अगला वाला क्या लिखा था 2 गुणे 91, 2 गुणे 91, फिर अगला वाला क्या लिखा था 13 गुणे 14, अगला वाला क्या लिखा था 7 गुणे 26, पिछले वाले सवाल जैसे 7 छक 42 और 7 दूना 14 4 18। इतने तरीके हैं, यानी -182 को 2 के गुणनखंड में हम लिखें तो इतने तरीके संभव हैं। यहाँ माइनस चिन्ह भी है, ध्यान रखना है। माइनस चिन्ह किसी न किसी एक संख्या के साथ लगेगा, दोनों के साथ तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक धन होगा और एक ऋण होगा, तभी तो गुणा क्या आएगा, माइनस आएगा। किसके साथ लगाना, यहाँ बी का चिन्ह देखिए आप। अब यहाँ आपको पहले चिन्ह लगा दीजिए, तो +1 बी का जो चिन्ह है वो प्लस है, इसलिए आपको बड़ी वाली संख्या को प्लस रखना है। बड़ी वाली संख्या को प्लस, अर्थात छोटी वाली संख्या को क्या लिखना है आपको, माइनस। तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, छोटी वाली में माइनस करना है, बड़ी वाली में प्लस रखना है। यहाँ भी ये छोटा है -13, यहाँ भी ये छोटा है -7। तो इसका जो चिन्ह होगा बी का, उस चिन्ह को बड़ी वाली संख्या का रखना है। अब इसमें से देखिए आप, ऐसे 2 गुणांक लीजिए जिनको हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका जोड़ तो 1 नहीं आएगा। 95 - 2 का योग 1 नहीं आएगा। 14 है और -13 का योग कितना होगा, 1 होगा। तो ये फिट हो रहा है, तो -13 धन 14 बराबर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 13 x से गुणा कर दें, दोनों ओर 1x, अर्थात जहां 1x है यानी x है, उस x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, -13x + 14x। तो आइए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा -13x + 14x -182 बराबर 0। अब 2 का जोड़ा बना लीजिए और कॉमन लीजिए, यहां से कॉमन आएगा x, यहाँ मिलेगा x -13 और यहाँ कॉमन आ जाएगा 14 का, यहाँ क्या आएगा 14 का 182 में भाग दे दीजिए, तो 182 में भाग देंगे कितना आएगा 13 और बराबर हो जाएगा 0। फिर से आप ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ जाएगा x -13 और यहाँ हो जाएगा x + 14 बराबर हो जाएगा 0। दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर करिए, x -13 बराबर 0 या x धन 14 बराबर 0। अब यहां पर आगे हमें x के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। 2 में देखते हैं कौन सा सही होता है। अगला स्टेप होगा, पक्षांतर कर दीजिए इसको, तो x बराबर 13 या यहां से आएगा x बराबर -14। x कैसी संख्या थी जरा देखिएगा, धनात्मक पूर्णांक थी। कैसी है, धनात्मक पूर्णांक, इसलिए x बराबर -14 तो असंभव है, अमान्य है, अग्राह्य है। यहाँ तर्क दे दीजिए, चूंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः x बराबर -14 क्या है, अमान्य है। और भी शब्द लिख सकते हैं, अग्राह्य है यानी ग्रहण करने योग्य नहीं है, अमान्य है या लिख सकते हैं कि असंभव है। तो फिर क्या होगा, तब मान्य मान क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 13। अतः यहां लिख सकते हैं, पहली यहां x बराबर कितना हो जाएगा 13, तो पहले x का मान मिल गया। दूसरा पूर्णांक क्या था, x + 1, तो x + 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 13 धन 1 बराबर 14। अतः 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होंगे, 13 और 14 होंगे।
तो लिख दीजिए अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 होंगे। अब हम तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए, वहां बोला था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहां बोल रहा है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 290 हो। तो यहां पर हमें फिर से देखना होगा विषम धनात्मक पूर्णांक। विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11। इस प्रकार के जो पूर्णांक होते हैं उनको हम कहते हैं विषम धनात्मक पूर्णांक। लेकिन क्या है कि ऐसे क्रमागत, तो दो क्रमागत यानी 1 और 3 क्रमागत विषम पूर्णांक कहे जाएंगे, 3, 5 क्रमागत विषम पूर्णांक कहे जाएंगे, इसी तरह से 5, 7 क्रमागत कहे जाएंगे। अब आप देख लीजिए कि कोई भी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक चुनेंगे, इनमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 5 है तो 7 क्या है? 2 अधिक है। 9 7 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। यदि किसी एक विषम धनात्मक पूर्णांक को हम x मान लें तो क्रमागत अर्थात जस्ट अगला वाला जो पूर्णांक होगा वो इससे 2 ज्यादा होगा, तो यानी क्या आएगा? x+2। तो यहां पर हम क्या मानेंगे? x और x+2 मानेंगे। तो आइए यहां पर हम हल करते हैं। तीसरा है हल, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x और x+2। ठीक है, मान लिया कि x और x+2 है। शर्त क्या दे रहा है? शर्त ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 290 है, यानी वर्ग करके यदि हम जोड़ दें तो 290 आना चाहिए। तो जो प्रश्न है उसकी जो शर्त है उसके हिसाब से हम लगाएंगे। तो लिख देते हैं प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है? पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरे के वर्ग बराबर कितना होगा? 290 होगा। अब ये हमारा द्विघात समीकरण अभी नहीं, इसको हम मानक रूप में लिखेंगे। इसको हम खोल लेते हैं, ओपन कर लें। इसका गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा x² धन 4x धन 4 बराबर होगा 290। x+2 में x+2 का आप गुणा करेंगे तो आप कितना मिलेगा? x² + 4x + 4 बराबर x² + 4x + 4 आएगा। किसका मान आएगा? अब बराबर 290 है। इसको और सरल कर लीजिए। 1x² यहाँ है, 1x² यहाँ, कितने x² है? 2x²। यहाँ है 4x धन 4, इसको इधर लाइए, माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्या होगा? 2x² धन 4x, 4 को 290 में घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 286 बराबर 0। क्या इस समीकरण को और छोटा किया जा सकता है? क्या संख्याओं को छोटा किया जा सकता है? तो हाँ, छोटा किया जा सकता है। 2 एक ऐसी संख्या है कि जिसका भाग प्रत्येक पद में पूरा पूरा चला जाएगा। यहाँ 2 से हम भाग दें, 2 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? x²। 4 में 2 का भाग है, कितना आएगा? 2x। और 286 में भाग देंगे तो 2 1 कम, 2 चौका 2 3, ये हो गया, और ये बराबर हो गया 0। यहाँ क्या किया है आपने? दोनों ओर 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर, 2 का भाग करने पर या 2 से भाग करने पर। अब यहां पर फिर से हमें गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है। तो गुणनखंड विधि में हमें जो बीच का पद है उसे 2 पदों में विभक्त करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे? जो x² का गुणांक 1 और अचर पद है, इसका हम गुणा करते हैं। तो 1 और -143 का गुणा करेंगे तो आएगा -143। ये a है, ये c है, AC। B का चिन्ह क्या है? B बराबर कितना है? जरा देखिए 2, यानी धनात्मक है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 143 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो गुणनखंड कर सकते हैं आप। यहाँ से 2 का तो इसमें डिवाइड नहीं होगा, 3 से देख लीजिए, 3 चौक 12, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा भाग, फिर 7 से देखिए, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से देखें, 11 एकम 11 3 11 3 33 और 13 और 1। इसका मतलब है इसके वैसे गुणनखंड जो है 11 और 13 होंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब 143 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे आप 1 गुणे 143, अभी माइनस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और क्या लिख सकते हैं, देखिए 11 गुणे 13। और लिखने का कोई तरीका है नहीं, इतने ही तरीके हैं। माइनस लगाना है, माइनस किसके साथ रहता है, देखिए यहाँ पर देखिए बी का चिन्ह क्या है, प्लस। तो बी का जो चिन्ह होगा वही चिन्ह होगा बड़े गुणनखंड का। यानी यहाँ बड़ा गुणनखंड क्या है, प्लस, इसका प्लस होगा, इसका माइनस होगा। यहाँ देखिए ये बड़ा गुणनखंड है, ये छोटा है, तो बड़े का क्या होगा प्लस 13 और 11 का क्या होगा माइनस। तो चिन्ह की एक सेटिंग हो गई। अब हमें ऐसे दो गुणनखंडों को चुनना है कि जोड़े तो कितना है, +2 आए। देखिए 143 है, यहाँ -1 है, जोड़ेंगे तो +2 तो कभी नहीं आएगा। -11 और 13 है, तो -11 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 आएगा। अब दोनों ओर गुणा कर दीजिए x का, तो -11x प्लस हो जाएगा 13x बराबर 2x। यानी 2x के स्थान पर हमें कितना लिखना है, -11x प्लस 13x। तो आइए लिखते हैं। यहाँ हमारा बीच का जो पद है 2 भागों में टूट गया है, x², यहाँ जाएगा -11x, यहाँ आएगा 13x, -143 बराबर 0। 2 का जोड़ा बना लीजिए, कॉमन लीजिए, यहाँ कॉमन आएगा x, तो यहाँ हो जाएगा x -11, यहाँ 13 कॉमन आएगा, तो 11 गुणे 13 वाला 143, जब 13 कॉमन है तो क्या बचेगा 11, यहाँ आएगा -11 बराबर 0। फिर से आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा, इंप्लाइज करता है x -11 इंटू x प्लस 13 बराबर क्या हो गया 0। दोनों को अलग शून्य कर दीजिए, x -11 बराबर 0 या x धन 13 बराबर 0। इसको पक्षांतर करके हम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, x बराबर 11 या x बराबर आ गया यहाँ पर -13। अब यहाँ पर जो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है x और x+2, ये कैसे जरा देखिए, धनात्मक है और यहाँ मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। ये तो संभव नहीं है, असंभव है, अग्राह्य है, अमान्य है, इसको लिख दीजिए। चूंकि x धनात्मक पूर्णांक है, अतः x बराबर -13 अग्राह्य है, अग्राह्य है, अमान्य है या असंभव है। तब लिख सकते हैं मान्य हल क्या होगा, x बराबर क्या होगा 11। तो यहाँ x बराबर 11 मान्य है, तो दूसरा क्या है x+2, तो x+2 का मान कितना होगा, x की जगह 11 रखे तो 11 आएगा, 11+2 बराबर कितना हो जाएगा 13। तो पहला धनात्मक पूर्णांक था x और दूसरा था x+2, तो यहाँ x का मान आ गया 11, यहाँ आ गया x+2 का मान कितना हो गया 13। अतः धनात्मक पूर्णांक कितने हुए, अतः 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होंगे, 11 और 13। अब आपको आंसर सही है कि गलत है देख लीजिए आप। जो आपको धनात्मक पूर्णांक मिले हैं 11 और 13, इनका वर्ग करिए और वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो 290 आना है। चेक करना हो तो कर, 11 ग्राम कितना होता है 121 और 13 ग्राम हो जाए 169, तो 9 1 10 हो गया, 6 2 8 9 हो गया, 1 2 290 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है।